जय हिंद दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने एक नया हेडिंग जिसका नाम है व्हीटस्टोन सेतु क्या है, चलिए इसको डीपली समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? अगर आप हमारे किरचॉफ का नियम नहीं देखे हैं, इसके मैंने ऑलरेडी इसके बारे में उसके न्यूमेरिकल भी हो गया है, तो नीचे लिंक दिया जाके वहाँ से मेरा वीडियो देख सकते हैं। ये व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है? ये एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर चार्ल्स व्हीटस्टोन सेतु। सेतु नहीं, इनका नाम था केवल व्हीटस्टोन, चार्ल्स व्हीटस्टोन। उन्होंने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज के आकार का 4 प्रतिरोधों को लिया। कितने प्रतिरोधकों को लिया? 4 प्रतिरोध। वो प्रतिरोध P, Q, R और S है। इसकी सहायता से 4 प्रतिरोधों की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाला। निकालने के लिए, अज्ञात प्रतिरोध का मान निकालने के लिए एक परिपथ का आविष्कार किया, जिसे क्या कहते हैं? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। जिसका क्या नाम है? व्हीटस्टोन सेतु कहते हैं। चलिए ठीक है, इसका जो प्रूफ, इसका जो मैकेनिज्म है, चलिए वो डिस्कस करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक समांतर चतुर्भुज लिया और समांतर चतुर्भुज में 4 प्रतिरोधों को सजा दिया। फिर जो विकर्ण AC था, विकर्ण AC को ऐसे ना ले जाते हुए विकर्ण AC को ऐसे लगा दिया और उसमें एक बैटरी लगा दिया, जिसका विद्युत विभव बल कितना है, वोल्ट कितना है, E है। और वहां से एक कुंजी कनेक्ट कर दिया K1, और विकर्ण BD में एक कुंजी लगा दिया K2, और उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ये गैल्वेनोमीटर क्या करता है? धारा मापी, मतलब ये धारा मापी है, मतलब ये धारा जो है, करंट कितना करंट जा रहा है, ये करंट का मेजरमेंट करता है। कौन? धारा मापी गैल्वेनोमीटर करता है। चलिए ठीक है, उत्पत्ति यही है कि अगर विकर्ण AC को, अगर जो कुंजी K1 है, इसको हम ऑन करते हैं, क्या करते हैं? ऑन। और इसको भी हम ऑन करते हैं। ऑन करने का मतलब ये है, अगर स्विच को ऑन करेंगे तो ये स्विच ऐसे सट जाता है। जब ये सट जाएगा तो विद्युत धारा प्रवाह होने लगेगा। अगर नहीं सटा होगा, अगर मतलब कुंजी खुला होगा, तो क्या विद्युत धारा जाएगा? नहीं। अब मैंने कुंजी को इसे बंद कर दिया, ऑन कर दिया। अगर मैं इसको ऑन कर दूंगा, इसे दबा दिया, तो मतलब इसमें धारा प्रवाहित होने लगेगी। तो मैंने क्या किया, K1 व K2 को मैंने ऑन कर दिया। क्या कर दिया? ऑन कर दिया। ऑन कर दिया मैंने विकर्ण AC और विकर्ण BD का जो कुंजी K1 है और K2 है, उसको मैंने ऑन कर दिया। मतलब विक्षेप की स्थिति में, मतलब ऐसा ऑन किए करने पर इसमें कोई भी विक्षेप नहीं प्राप्त हुआ। मतलब मैंने जब दोनों को साथ साथ K1 और K2 को चलाया, ऑन किया, तो मैंने ये देखा विक्षेप की स्थिति में, मतलब इनमें कोई भी विक्षेप ना हो। विक्षेप मतलब इसमें कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, मतलब इसके अंदर कोई भी, मतलब ये बदले ना, कुछ भी इसके अंदर वाइब्रेशन कुछ भी ना हो। तो मतलब हम ये कह सकते हैं, अगर यार दोनों को ऑन कर दिए, इसमें कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा, कोई डिस्टरबेंस नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं, और ये जो प्रतिरोधों है, इसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं पड़ रहा है कि इसके अंदर कोई प्रभाव पड़ जाए, तो हम ये कह सकते हैं इसमें धारा नहीं जाती है। तो अगर विक्षेप की स्थिति में, अगर हम बोलेंगे कि विक्षेप की स्थिति में क्या होगा कि जो समांतर चतुर्भुज की 2 संलग्न भुजाएं होती हैं, समांतर चतुर्भुज की दो संलग्न भुजाओं का अनुपात अगले दो समांतर भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि समांतर चतुर्भुज की 2 भुजाएं, मतलब P बाई क्यू का जो अनुपात होता है, वो अगले समांतर चतुर्भुज की भुजा R बाई एस के बराबर होता है। R बाई एस के बराबर होता है। ये कौन सी स्थिति है? कोई विक्षेप ना हो तब। यहाँ कोई भी विक्षेप नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही कहलाता है व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज। ये क्या कहलाता है? व्हीटस्टोन सेतु कहलाता है। चलिए ठीक है, अब ये यहाँ देखिए, ये जो धारा I1 था, ये जो धारा I गया और I1 दो भागों में टूट गया, एक I1 और एक I2। अब ये I1 यहाँ तक गया, तो जब ये देखेगा यार इसमें कुछ डिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, तो हम ये कह सकते हैं इसमें धारा जा ही नहीं रही है, अर्थात वैसे गई और सीधे चली गई। मतलब I1 सीधे चला गया, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि यहाँ अगर धारा नहीं बटी, तो पूरा ये तार एक तार है, मतलब ये श्रेणी क्रम है, और ये भी ये श्रेणी क्रम है। लेकिन हम इस विधि से नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे किरचॉफ की विधि से। मैंने क्या किया, अब मैं इसको हम चेक करते हैं कि जो किरचॉफ का नियम है, किरचॉफ के नियम पर अब हम इसको सिद्ध करते हैं कि ये जो बैलेंस है क्या है, सही है। किरचॉफ का नियम क्या था? P बाई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, किरचॉफ का जो सिद्धांत था क्या था? P बाई क्यू और R बाई एस है, R बाई एस है। अब हम इसी को सिद्ध करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने किरचॉफ का नियम अप्लाई करते हैं। लूप नंबर 1 और लूप नंबर 2। एक लूप घुमाते हैं इधर से एंटी क्लॉकवाइज, 2 लूप घुमा लिया। सबसे पहले बंद लूप किस में जाएंगे? A B D A में। किस लूप में?
ए बी डी ए में, लूप नंबर किसमें, ए बी डी ए में, ए बी डी ए में। आप लोग समझ गए। अगर धारा इधर से जाएगी, अगर मैं इसको वोल्टेज बनाऊं तो सबसे पहले प्लस से टकराएगी, फिर माइनस से टकराएगी। इसमें कोई धारा है ही नहीं। धारा अगर ये ऐसे जा रही है तो सबसे पहले प्लस से टकराएगी, फिर माइनस से टकराएगी। बी बराबर क्या होता है, आई आर। क्या होता है, आई आर। यहाँ प्रतिरोध आर है, यहाँ प्रतिरोध पी है, धारा I1, इसमें धारा I2 है। अब मैंने क्या किया, इसको ऐसे घुमा रहा हूँ, मतलब ये माइनस से प्लस जाता। अगर छोटे से बड़ा कोई चीज़ जाता है तो प्लस होता है, अगर छोटे से बड़ा चीज़ कोई जाएगा तो वो प्लस होता है। तो कहने का मतलब ये जो वोल्ट है वो प्लस होगा, और इस वोल्ट का जो मान होता है B बराबर आई आर, मतलब I2 इंटू आर। क्या हो जाएगा, I2 इंटू आर। ठीक है। अब ये धारा मैं ऐसे ले गया तो ये सबसे पहले बड़े से टकराया और फिर छोटे से टकराया, मतलब ये माइनस गया, माइनस हुआ I1 इंटू पी इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि और कुछ नहीं है। अब मैंने क्या किया, I2 R इक्वल टू I1P समीकरण नंबर 1 ले लिया, समीकरण नंबर 1 ले लिया। ठीक है। अब बंद लूप, अब बंद पास हम किस में चलते हैं, बी सी डी बी में। बी सी डी में जब हम चलते हैं तो हमको यहाँ वोल्टेज बनाओ। अगर धारा ऐसी जा रही है तो सबसे पहले प्लस से टकराएगी, फिर माइनस से टकराएगी। अगर धारा ऐसे जा रही है तो सबसे पहले प्लस से टकराएगी, फिर माइनस से टकराएगी। और जो मेरा पास है, ये जो मेरा लूप है, ये लूप क्लॉकवाइज है। मतलब अगर मैं इसको देखूँ तो ऐसे आ रहा है, मतलब छोटे से बड़ा जा रहा है, छोटे से बड़ा जा रहा है, तो ये प्लस होगा। और उस वोल्ट का क्या मान है, I2 इंटू एस, I2 इंटू एस। ठीक है। अब ये धारा जब लूप ऐसे घुमाएंगे तो इसमें जाएगी तो ये बड़े से छोटा जा रहा है, मतलब प्लस से माइनस जा रहा है, जो कि उल्टा होता है, नियम के विरुद्ध होता है। कोई चीज़ बड़ा, हम बड़े से छोटा होंगे नहीं तो उसको हम लिखेंगे माइनस, और उस वोल्ट का नाम है I1 इंटू क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब मैंने यहाँ I2S और उसको उधर कर दिया तो ये हो जाएगा I1Q, I1Q समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 को अगर हम भाग दे दें तो I2 कट जाता है, मतलब ये हो जाएगा I2R बटे I2S इक्वल टू I1P बटे I1Q। मैंने क्या किया, समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग कर दिया तो I2 कट गया, I1 कट गया, अर्थात मेरा रिजल्ट निकल गया। क्या निकला, R/S बराबर P/Q। ये हमारा सिद्ध हो गया, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो चलिए अब इस पे हम न्यूमेरिकल लगाते हैं, 2-3 प्रॉब्लम लगाते हैं, और कैसे लगाएंगे ये देखते हैं। इस पे अगर किरचॉफ के नियम पे, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों का रेशियो, मतलब इन दोनों का रेशियो बराबर है तभी व्हीटस्टोन सेतु लगाएंगे। जैसे अगर इस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए, कहने का मतलब ये है कि अगर मैं यही मिटा दूं और ऐसे कह दूं कि मैं यही यहाँ न्यूमेरिकल बना दूं और जिसका नाम ये बन गया मेरा एक परिपथ। और मैंने यहाँ ले लिया 5, नहीं यहाँ मैंने ले लिया 4, और यहाँ ले लिया 12, और मैंने यहाँ ले लिया 3, और यहाँ ले लिया 6। क्या यह व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज है, बताओ है या नहीं है। और यहाँ दे दिया 5 ओम, यहाँ सब ओम है क्योंकि सब प्रतिरोध है, और प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, ओम होता है। तो अगर ये व्हीटस्टोन सेतु होगा तो इसमें धारा नहीं जाएगी, इसका कोई मतलब नहीं रहेगा, ये केवल फंसाने के लिए दिया है। तो चलिए पहले चेक करते हैं कि क्या 4/3 12/6 बराबर हैं। तो इसको 3 से काटो, 3 2 जा 6 और 3 4 जा, ये आ गया। अरे तो ये आ जाएगा 4/3 इक्वल टू 4/2। तो काट देंगे तो तब वो कट जाएगा, 2 आ गया भाई 2। तो क्या ये व्हीटस्टोन सेतु है, नहीं है, ये व्हीटस्टोन सेतु नहीं है। चलिए हम यहाँ कुछ बदल लेते हैं, यहाँ हम 8 कर लेते हैं। यहाँ क्या मैंने कर लिया, 8 कर लिया। अब देखते हैं क्या व्हीटस्टोन सेतु है या नहीं है। चलिए चेक करते हैं। ये हो जाएगा 4/3 और ये हो जाएगा 8/6, 4/3 और 8/6। तो यहाँ काटेंगे जब तो 2 चौक 8 और 2 3 6, ये हो जाएगा 4/3 इक्वल टू 4/3। यह जो मेरा बैलेंस है वो जो अनुपात है दोनों का समान है,
मतलब इसमें धारा नहीं जाएगी, इसमें धारा नहीं जाएगी। तब ये इसका डायरेक्ट आंसर कितना होगा? अगर हमने चेक कर लिया क्या व्हीट स्टोन सेतु है, तो मतलब ये जो यहाँ से धारा जाएगी यहाँ तक सेम होगा, और यहाँ तक जो धारा जाएगी यहाँ तक सेम होगा, और इस तार का कोई मतलब नहीं रह गया। लेकिन पिछले क्वेश्चन में हमने यहाँ देखा कि ये जो बैलेंस बराबर नहीं था, तो उसको हम कैसे लगाएंगे? किरचॉफ के नियम से लगाएंगे, जो कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस कर दिया, इसका न्यूमेरिकल भी हो चुका है। तो ये कैसे लगाएंगे? यहाँ से मान लीजिए ए बी सी और डी, चलिए चेक करते हैं। तो पहले हम R1 निकालते हैं। R1 कहने का मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक R1 ले लिया, और यहाँ से यहाँ तक कौन सा क्रम है? श्रेणी क्रम है, क्योंकि एक ही तार है तो R1 श्रेणी क्रम में है। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक मैंने लिखा 4,3 ओम, 4 ओम और 3 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। तो इसका तुल्य रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 + 3 = 7 ओम हो जाएगा। R2 निकालते हैं। R2 मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये भी श्रेणी क्रम है, तो यहाँ हम लिख देंगे कि 8 ओम कामा 6 ओम किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है। तो R2 = हो जाएगा 8 + 6, ये हो जाएगा 14 ओम। कितना हो जाएगा? 14 ओम। इसका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? जब ये आपस में सट गए तो ये आपस में, इसका कोई तो मतलब नहीं रह गया, इसका कोई मतलब नहीं रह गया। तो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इधर हो गया और मान लो एक इधर हो गया। तो आप लोग तो इससे वाकिफ हैं कि ये कौन सा क्रम है? समांतर क्रम। ये कौन सा क्रम हो जाएगा? समांतर क्रम। तो इसका तुल्य रेजिस्टेंस हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसका हो जाएगा 1/14 और +1/7। तो इसका लासापा होगा 14, यहाँ 1 + 2 1/RE मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा? 3/14। तो RE का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 14/3। ये इसका तुल्य रेजिस्टेंस हो गया। कितना हो गया? 14/3 आंसर हो जाएगा। अच्छी बात है। अगर मैं इस पे और न्यूमेरिकल लूँ, इस पे क्या करूँ? और न्यूमेरिकल लूँ, तो चलिए वो भी बताते हैं। एक न्यूमेरिकल ये है, मैंने इसको 1 ओम लिया, इसको भी 1 ओम, इसको भी 1 ओम, इसको भी 1 ओम, इसको भी 1 ओम। हमें निकालना ये है कि ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो चलिए इसको भी लगा लेते हैं। ए व बी के तुल्य प्रतिरोध कितना होगा, इसको भी हम लगाते हैं। मैंने क्या किया, कितने प्रतिरोध हैं? 1 2 3 4 5। इसको पहले हम 5 प्रतिरोध है, तो जाहिर सी बात है जो व्हीट स्टोन से तो 5 ही प्रतिरोध लेने के लिए ही था, क्योंकि 4 प्रतिरोध से हम निकालेंगे कि अगर अनुपात बराबर है तो इस 5 का कोई मतलब नहीं है। तो किस क्रम में? पहले इसको हम बनाते हैं क्या? व्हीट स्टोन सेतु बनाते हैं। तो चलिए भैया, यहाँ से मैंने क्या किया, एक खिचिक 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 बना दिया, और एक इधर बना दिया, और एक इधर बना दिया, और एक इधर बना दिया। फिर बीचों बीच में एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ है भाई साहब ए, यहाँ है बी। कह रहा है कि जो यहाँ कुछ मान है, यहाँ ए बी सी ओ डी से कुछ मान लीजिए, ठीक। एक बीच में है जिसका 1 ओम है, ये सी है, ये ओ है। पहले चेक करते हैं, 1:1 समान है रेशियो, 1:1 ये भी समान है, तो हम इसको बना देंगे, व्हीट स्टोन से तो बना देंगे। इसका है 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1। अब देखिए 1/1 1/1 अर्थात ये व्हीट स्टोन से तो है, ये व्हीट स्टोन से तो है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब डायरेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ से लेकर यहाँ तक तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R1 = 2 ओम, क्योंकि यहाँ से लेकर श्रेणी क्रम में है। अच्छा R2 चेक करते हैं, यहाँ भी हो जाएगा 2 ओम, क्योंकि ये भी श्रेणी क्रम में है। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? R इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 + 1/2, आधा आधा 1/1 आ गया, तो 1/RE RE बराबर हो जाएगा 1 ओम। आई होप कि ये सारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पूरा न्यूमेरिकल आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेगा अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।